Hello, my dear students of 9th Standard English Medium. Once again, welcome back to my online class of social science. And we will go ahead with our ongoing chapter number 10 of civics, organs of government. And as you can see on the board, we are going to discuss about mainly three topics in this lecture: president, his qualification and functions and power, and then vice president and about prime minister also. तो ये तीन चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि गवर्नमेंट के जो मेन जिसको बोलते हैं कि जो जहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है, बहुत ही क्रूशियल पोजीशन होती है। वैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो किस तरह से बनाए जाते हैं और क्या उनका फंक्शन होता है, उनके बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। Those sort of things we are going to discuss in this chapter. So let's begin our reading from page number 78 of the textbook. Okay, page number 78 से हमें पढ़ाई शुरू करना है, तो आप ध्यान दीजिएगा, हाथ में पेंसिल भी रखिएगा। और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रेसिडेंट के बारे में शॉर्ट नोट आ सकती है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी शॉर्ट नोट आ सकती है, और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 1 और 2 मार्क्स का। ओके, तो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है और समझना है। तो पेज नंबर 78 पे जहां पे प्रेसिडेंट लिखा है वहां से हमें पढ़ाई करना है, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। ये पहला ही सेंटेंस बहुत ही अहम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है प्रेसिडेंट हमारे देश के, और all the executive powers of federal government is given to the president by constitution. संविधान के अनुसार सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स यानी डिसीजन मेकिंग जो है ऑब्वियसली वो प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। हाँ, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस जो होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है, लेकिन हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ चुके हैं कि डिसीजन मेकिंग हो जाने के बाद, एक एक्ट पास हो जाने के बाद पार्लियामेंट में, उसको लास्ट में प्रेसिडेंट के स्टैंपिंग और सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। ये आपको मालूम ही होगा। सो ऑब्वियसली द डिसीजन मेकिंग इज ऑफिशियली कैरिड आउट विद द परमिशन और विद द स्टैंपिंग एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। Okay, all the administration of the central government is carried out in the name of the president. कोई भी एक्ट जारी होता है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट के नाम से जारी होता है। Okay, by the order of president only any act becomes a law. That's the rule. He is the head of the nation and the first citizen of the Republic of India. प्रेसिडेंट को हम फर्स्ट सिटीजन भी कह सकते हैं। ओके, इंडिया के सबसे पहले नागरिक, ये उसका ट्रांसलेशन होता है। सो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट। दिस आल्सो यू शुड रिमेंबर फॉर अ स्मॉल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच मेकिंग एटसेट्रा। ओके, अब प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? एक शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस नीडेड टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2 मार्क का क्वेश्चन इसमें आ सकता है और पॉइंट वाइज हम इसमें लिख सकते हैं। पॉइंट्स बहुत इजी है। ओके, हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स इसमें आएंगे। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है कि कोई भी इंसान, चाहे वो, हम शुरुआत से लेते हैं कि एमएलए बनना चाहे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहे या प्रेसिडेंट बनना चाहे या प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट या तो चीफ मिनिस्टर, ओके, वो बनना चाहते हैं तो उनको इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। बाहर का इंसान प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। सो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड बी 35 इयर्स ऑफ एज और अबव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज 35 होना चाहिए, 35। ओके, he should not be a salarized employee of the government or hold any office of profit. उसका खुद का बिजनेस नहीं होना चाहिए और ना ही वो कोई सैलराइज्ड एम्प्लॉय होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता है। उसको छोड़ देना पड़ता है। अगर सरकारी नौकरी है या तो उसका खुद का बिजनेस है तो
he or she should give it up first, and then only he or she can assume the power of being the president of India. Okay, तो वो हो गया तीसरा पॉइंट. पहला पॉइंट था सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा उसकी एज मिनिमम 35 होनी चाहिए वो, और तीसरा he should not be a salaried employee of the government or hold any office of profit. Okay, and then next, he should not be the member of any of the houses of the parliament or state legislative assembly. पार्लियामेंट का वो सदस्य नहीं होना चाहिए, ना ही वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य होना चाहिए. अगर है तो उसको रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं. तो ये भी चौथा पॉइंट हो गया. The presidential election is indirectly carried out by members of both the house of the parliament. यानी कि 4 पॉइंट है. उसके बाद जो लिखा है वो जनरल प्रोसीजर है कि प्रेसिडेंट बनते किस तरह से हैं. तो दोबारा ये सेंटेंस पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज indirectly carried out by the members of both the houses of parliament and members of the state legislative assembly. दोनों हाउसेस हमारे संसद के जो है, लोकसभा और राज्यसभा, और सारे राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य हैं, एमएलए जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो सब मिलके प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं. ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमें वोट डालना नहीं होता है, लेकिन हमारे चुने हुए सदस्य जो है वो ऑब्वियसली उनका चुनाव करते हैं. तो वी आर काइंड ऑफ इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन. ओके, a president is elected for a term of 5 years and he can contest the election after the completion of his term. प्रेसिडेंट का भी एक जो अवधि है, कार्यकाल है, टेन्योर है, वो 5 साल का है. अगर वो चाहे तो वो 5 साल के बाद दोबारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है. When the president is in power, neither criminal case can be framed against him, nor an order of arrest or imprisonment can be issued. ये स्टेटमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब कोई इंसान प्रेसिडेंट होता है तो उसके सामने कोई क्रिमिनल केस नहीं बन सकता है, ना ही उनका अरेस्ट हो सकता है. अब इसमें आपको ये होता होगा कि प्रेसिडेंट चाहे कुछ भी करे तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा कैसा? एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. प्रेसिडेंट जब अपनी पोस्ट पर है तब उनको अरेस्ट नहीं कर सकते और उनके सामने कोई क्रिमिनल केस हम नहीं चला सकते. अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है या कोई मिसबिहेव किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का किसी एक्ट को या लॉ को तोड़ा है, यानी किसी भी गुनाह में वो कसूरवार है, तो पहले उनको अपने पद से हटाया जाता है इम्पीचमेंट की प्रोसेस के जरिए. इम्पीचमेंट के प्रोसेस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वापस आपको याद दिला दूं कि इम्पीचमेंट की प्रोसेस जो है वो पार्लियामेंट में चलती है. वहां पे पार्लियामेंट के सदस्य जो होते हैं, संसद के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, उनके सामने जो चार्ज है, जो गुनाह है, उसके बारे में चर्चा होती है. और जब ये साबित होता है बहुमत से कि उन्होंने कोई गुनाह किया था, तब जाके उनको अपने पद से उनको हटाया जाता है और उनके पद से उनका इस्तीफा लेकर, रेजिग्नेशन लेकर, फिर उनके सामने क्रिमिनल केस जो है वो चलाया जाता है. तो ऑब्वियसली इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि जब अगर यहाँ पे लिखा है कि प्रेसिडेंट को अरेस्ट नहीं कर सकते, केस नहीं चला सकते, डजंट मीन कि वो कुछ भी कर सकते. इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन अगर ऐसा साबित होता है कि उन्होंने कोई गुनाह किया है तो उनका पद से हटाकर उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई होती है. हालांकि सो फार ऐसा कभी इंडिया में हुआ नहीं है. ठीक है, हमें आज़ादी प्राप्त हुए 73 ईयर्स हो गए, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स सो फार आए हैं, गए, लेकिन किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई अभी नहीं है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है इस तरह से कि बाय चांस अगर कोई क्रिमिनल केस बनता है प्रेसिडेंट के खिलाफ तो पहले उनके पद से उनको हटाया जाए, उसके बाद में जो जरूरी कार्रवाई है केस की वो की जाए. ठीक है, फंक्शंस ऑफ पावर. अब ये दूसरा पॉइंट इसके बारे में पढ़ रहे हैं, फंक्शंस ऑफ पावर. ओके, यानी कि उनके हाथ में क्या सत्ताएं होती हैं, उनके पावर्स में, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द
फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकती है। सो पॉइंट वाइज यू शुड रिमेंबर, पहली सत्ता है उनको, he appoints the leader of the party who has gained majority in the general election as a prime minister। इलेक्शन खत्म होने के बाद आपको पता ही होगा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन लड़ती है, किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता है, तो जो पार्टी को बहुमत मिलता है उनकी गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट बनाने से पहले वो पार्टी अपना एक लीडर को चुनती है, ठीक है, कि ये लीडर जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो सर्वानुमत से वो तय होता है। लेकिन ऑफिशियली उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करना, यानी कि गवर्नमेंट का हेड, गवर्नमेंट के जो मेन हेड, एज अ हेड डिक्लेयर करने का काम जो है वो प्रेसिडेंट के जरिए होता है। तो ये उनका पहला पावर हो गया। वापिस वो स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, he appoints the leader of the party who has gained majority in this general election as the prime minister, ठीक है। and then with the consultation of the prime minister he appoints the other ministers of the cabinet। ये दूसरा स्टेज है। एक बार प्राइम मिनिस्टर का नियुक्ति उनके जरिए हो गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के सजेशन से या तो उनकी सलाह से वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करने वाले जो दूसरे मंत्री हैं, उनका मंत्रिमंडल, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, उनका नियुक्ति करने की सत्ता भी प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। हालांकि इसमें प्राइम मिनिस्टर बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, वो जो बोलते हैं वही फाइनल होता है, लेकिन उनका ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो है वो प्रेसिडेंट के जरिए होता है, प्राइम मिनिस्टर के जरिए नहीं होता है। He administers the oath and distributes the portfolios to the ministers। यह आपने शायद देखा होगा कि कोई भी नई सरकार बनती है तो ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है, ठीक है, जिसमें शपथ लेते हैं, शपथ विधि समारोह इसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। तो नई सरकार के जितने भी कोई प्राइम मिनिस्टर से लेके जो सारे मंत्री लोग हैं वो सारे शपथ लेते हैं, ठीक है। एक कॉमन प्रोसीजर है जो पहले से चली आ रही है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये शपथ दिलवाने का काम भी प्रेसिडेंट के जरिए होता है, वो दिलवाते हैं शपथ, ओके। सो he administers the oath and distributes the portfolios to the minister। हर एक मंत्री को अपना डिपार्टमेंट सौंपने का काम भी प्रेसिडेंट के जरिए होता है, ठीक है। as long as the cabinet enjoys the support of majority members of Lok Sabha, the president cannot dissolve cabinet, okay। जब एक बार मंत्रिमंडल बन गया तो उसके बाद जब तक गवर्नमेंट के पास बहुमत रहता है तब तक वो सरकार बनी रहती है, ठीक है। तब तक वो कैबिनेट को बिखेर नहीं सकते हैं, डिसॉल्व नहीं कर सकते। अगर बहुमत गंवाया गवर्नमेंट ने तब भी जाके वो कैबिनेट को यानी कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं और बाई इलेक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द कंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। जितने भी हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं उनके हेड है प्रेसिडेंट, आर्मी, ठीक है, और नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों के हेड जो है वो प्रेसिडेंट हमारे माने जाते हैं। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर वॉर, सीज द वॉर और कंक्लूड ट्रीटीज विद द अदर कंट्रीज। दूसरे देशों के साथ अगर कोई हमारा डिस्प्यूट है तो उनके साथ समझौता करना, या तो फिर उनके सामने वॉर डिक्लेयर करना, या अगर वॉर चल रहा है तो उसको खत्म करना, वो सब प्रेसिडेंट के जरिए होता है, ओके। ही अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड एडिटरी जनरल, ऑडिटरी जनरल एक्चुअली, ये सारे उच्च पदों पर जो लोग काम करते हैं उनकी नियुक्ति करने का काम भी प्रेसिडेंट के जरिए होता है। He appoints the head of the defense forces। पर्टिकुलर डिफेंस फोर्स का जो पर्टिकुलर हेड होता है, वो चाहे आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स, एयरफोर्स के हेड है सपोज, या नेवी के एयरफोर्स है या आर्मी के, उन तीनों के पर्टिकुलर हेड्स को नियुक्ति करने का काम भी प्रेसिडेंट के जरिए होता है। हालांकि ये तीनों के कंबाइंड जो हेड होते हैं, यानी हेड के भी हेड, वो खुद प्रेसिडेंट होते हैं,
ठीक है। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जिसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं, उसका फुल फॉर्म ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उनके जो चेयरमैन होते हैं वो प्रेसिडेंट के जरिए उनका नियुक्ति होता है। एंड एम्बेसडर्स टू वेरियस नेशंस, अलग अलग देशों में हमारे प्रतिनिधि होते हैं। एम्बेसी ऑफिस होती है इंडिया की, हर एक देशों में होती है। तो वहां पे जो ऑफिस संभालने वाले जो हेड होते हैं एम्बेसडर्स, उनका नियुक्ति करने का काम भी प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। Thus, vast authorized executive and administrative powers are vested in the president. तो इस तरह से हमने देखा कि काफी सत्ताएं प्रेसिडेंट्स के हाथ में होती है। He can grant pardon or reduce the sentence of any convicted person, or can postpone its implementation, or can change the nature of punishment. अब ये थोड़ा सा सोशल ग्राउंड पे अगर हो जाए तो, यानी उनके पावर्स के बारे में ज्यादा हम बात कर रहे हैं कि कभी कभार किसी कन्विक्ट को सजा हुई है, ठीक है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हुआ है, या तो एक्सट्रीम लेवल पे देखा जाए तो फांसी की सजा हुई है सपोज, ठीक है। तो अगर वो पार्डन की एप्लीकेशन करता है, उसमें से क्षमा प्राप्ति करने की एप्लीकेशन करता है, तो प्रेसिडेंट अगर परमिशन देते हैं तो उनकी फांसी की सजा रुकवा भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये नहीं होता कि क्रिमिनल छूट जाता है, लेकिन एटलीस्ट उसको फांसी की सजा नहीं होती, उसके बदले में उनको लाइफ टाइम जेल की सजा वो बरकरार रहती है, वो एटलीस्ट जिंदा रह सकता है। लेकिन अदरवाइज बहुत रेयर केस में अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि उसको फांसी से मुक्ति मिलनी चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट के हाथ में स्पेशल ये पावर होता है, उसको क्षमा दे सकते हैं। He summons the sessions of both houses of the parliament and prorogues them. कभी कभार ऐसा होता है, हमने आगे इस चैप्टर में डिस्कस किया है उस बात का, कि कोई बिल ऐसा होता है जिसमें लोकसभा एग्री है लेकिन राज्यसभा एग्री नहीं है। ठीक है, अलग अलग ओपिनियन निकल रहे हैं दोनों हाउसेस में से। तो ऐसी हालात में दोनों हाउसेस के कंबाइंड सेशन को बुलाने का काम भी प्रेसिडेंट के जरिए होता है, और उनको संबोधन भी उस वक्त प्रेसिडेंट करते हैं। ये भी एक्चुअली रेयर केस में होता है। ही कैन इवन डिसॉल्व द लोकसभा, जब उनको लगता है कि गवर्नमेंट या तो ठीक से काम नहीं कर रही या तो उन्होंने बहुमत गंवा दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, दोबारा इलेक्शन करवा सकते हैं। If the president is satisfied with that the security of India in any part of the territory is threatened by war or external aggression or armed rebellion, he can declare a state of emergency for the whole of India or any part of its parts. Okay? ये एक यूनिक स्टेटमेंट है। ऐसी सिचुएशन भी बहुत रेयर केस में होती है कि जब कायदा कानून सही ढंग से नहीं चल रहा है इंडिया के किसी हिस्से में, या तो पूरे भारत में ऐसा हो रहा है कि दंगे फसाद हो रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो उस गवर्नमेंट को खारिज करके, डिसॉल्व करके वहां पे प्रेसिडेंट रूल वो लगवा सकते हैं। ये उनके हाथ में सत्ता होती है। प्लस पूरे देश में अगर अव्यवस्था हो गई है तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ऐसा सो फार सिर्फ एक बार हुआ है। इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी 1975 में। इनकेस अगर आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे तो उनको पता ही होगा, वो आपको बताएंगे। जब इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था। हालांकि इमरजेंसी का डिक्लेरेशन का जो ऑर्डर है वो तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के जरिए होता है। तो एक बार ऐसा हो चुका है इंडिया में। Based on report of the governor, and president can declare constitutional emergency in the state. किसी भी राज्य में अगर गवर्नमेंट सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का काम भी प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट के आधार पर, वो स्टेट के जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर वो राज्य में वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। He can establish president's rule by dissolving the state cabinet ministry. Okay, किसी भी राज्य में राज्य के मंत्रिमंडल को खारिज करके वो प्रेसिडेंट रूल वहां पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ऐसा काफी राज्यों में कई बार हुआ है।
ठीक है, अव्यवस्था की परिस्थिति में ऐसा किसी राज्य में करना पड़ता है। In case of financial emergency, the president can reduce the salaries of all the government officials, including judges of the Supreme Court and the High Court. कई बार ऐसा होता है कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की मैटर आ गई देश में, ठीक है, तो उच्च पद पर काम करने वाले इवन प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट अगर होते हैं, वो खुद भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनकी भी सैलरी को वो कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, या 50% या इतना कुछ कर सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तब, ठीक है। Though the president has vast executive and administrative powers, and though all the administrative can be considered in the hand of president only and done in his name only, ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रेसिडेंट के जरिए होता है, हालांकि काम जो है वो सरकार करती है, लेकिन फाइनल जो जजमेंट वो निकलता है, डिक्लेरेशन जो होता है, दैट इज डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली। In reality, Prime Minister and Council of Ministers enjoy these powers. Reality यानी प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में ये अगर ये देखा जाए तो वापस मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो प्रैक्टिकली काम करने वाले जो लोग होते हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर या तो उनका मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। ऑर्डर तो एक्ट या ऑर्डर तो पास ऑलमोस्ट हो ही जाता है, सिर्फ स्टैंपिंग या सिग्नेचर का काम ही लास्ट में प्रेसिडेंट को करना होता है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट एक्चुअली। तो इसकी शॉर्ट नोट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क की शॉर्ट नोट इसमें आ सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, यू शुड रीड इट अगेन एंड अगेन टू रिमेंबर द पॉइंट्स। ओके, अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके नीचे उनके नेक्स्ट जो होते हैं सिटीजन, वो है वाइस प्रेसिडेंट। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी उनके नाम से ही बहुत क्लियर है कि प्रेसिडेंट जब मौजूद नहीं होते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में, मान लो कि उनकी तबीयत खराब हो गई या विदेश प्रवास में गए हैं या तो कोई भी रीजन से वो काम करने में सक्षम नहीं है अभी फिलहाल, तो उनकी गैर मौजूदगी में वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज कैरिड आउट बाय मेंबर्स ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जिस तरह से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसी तरह से पार्लियामेंट के मेंबर्स जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। द टर्म पीरियड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ 5 years, 5 साल तक चलता है वाइस प्रेसिडेंट का टर्म। कई बार यह भी होता है कि कोई इंसान 5 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहा और उसके बाद के 5 साल में वो प्रेसिडेंट हो गया। ओके, मान लो कि एक एग्जांपल मैं देता हूं कि आपको आर वेंकटरामन फिर शंकर दयाल शर्मा, ये दोनों प्रेसिडेंट ऐसे थे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, 5 साल के लिए वो वाइस प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद जब उनका टाइम पूरा हो गया उसके बाद वो दूसरे 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट बने। So sometimes that also is possible. Okay, so the term period is of 5 years. The vice president is the chairman of Rajya Sabha. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, भूल जाने की भी संभावना बहुत है, इसलिए आपको याद रखना है कि राज्यसभा के ये जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ऑलवेज। ओके, द प्रेसिडेंट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। अगर ऐसी नौबत आती है कि प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है तो वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और इवन वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना है तो ऑब्वियसली ही आल्सो सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। ओके, वाइस वर्सा ऐसे होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन, और हमारा जो एक आज का बहुत ही दूसरा एक अहम पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर। ओके, आप जानते ही हो कि फिलहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी है। एक्चुअली उनका काम, और जो समय पे जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर है उनका काम अगर हम देखेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर के मेन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक व्हाट ऑल पॉइंट्स हैव बीन इंक्लूडेड एज फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, किस तरह से वो बनते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होती है, वो आप इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो इसकी भी शॉर्ट नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 मार्क की।
ओके, द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार होती है, ठीक है, उसके हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मान लो कि अभी जो गवर्नमेंट चल रही है दैट इज ऑफ बीजेपी, तो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके हेड है मिस्टर नरेंद्र मोदी और वो है प्राइम मिनिस्टर। इस तरह से द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द पार्टी हु हैज अचीव्ड मेजॉरिटी इन द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जब भी होता है 5-5 सालों में, तो जितनी भी सीटें हैं उसमें से 2/3 सीटें जो पॉलिटिकल पार्टी ने अचीव किया है मेजॉरिटी, उनकी सरकार बनती है। और वो पार्टी सभी मेंबर्स का ओपिनियन लेकर तय करती है कि कौन उनका लीडर बनेगा और वही लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है फिर, ठीक है। ही इज अपॉइंटेड फॉर्मली बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के जरिए उनका चुनाव होता है। हालांकि लीडर चुनने का काम जो है वो पार्टी के सदस्य करते हैं, लेकिन वो पार्टी के सदस्य अपने लीडर का नाम लेकर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और ऑफिशियली डिक्लेरेशन जो है प्रेसिडेंट के जरिए उनके स्टैंपिंग सिग्नेचर के साथ होता है। द मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट आर अपॉइंटेड एज पर द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब प्राइम मिनिस्टर का नियुक्ति हो जाने के बाद उनके हाथ नीचे काम करने वाले जो अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के जरिए उनका इलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है, और वो सजेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ओके, और उन्होंने जब ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि ये मंत्री होंगे हमारी सरकार के, उनका पोर्टफोलियो ये होगा, वो भी ऑलरेडी डिसाइड किया गया है, सिर्फ उनको बताना होता है प्रेसिडेंट को, and then president with his stamping and signature makes an official declaration in the end. Okay, he distributes the portfolios. Portfolio यानी डिपार्टमेंट, हर एक मंत्री को अपना डिपार्टमेंट सौंपने का काम भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। कोई मंत्री होता है तो रेलवे मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो कौन सा जो मेंबर है वो किस डिपार्टमेंट का मंत्री बनेगा, वो डिसीजन मेकिंग का काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। एक्चुअली आपको एज ए जनरल नॉलेज याद रखना चाहिए कि इन द करंट सिचुएशन द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग हाउ एंड हु आर द मिनिस्टर्स। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर तो खैर सबको पता है, लेकिन उनके हाथ नीचे काम करने वाले जो है वो मंत्री कौन से हैं, कौन से डिपार्टमेंट के वो मंत्री हैं, कौन है होम मिनिस्टर, कौन है रेलवे मिनिस्टर, कौन फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। वो सब आप एक्चुअली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके लिए 5-10 मिनट हर रोज न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे तो ये सारी बातें जानना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी होता है। ओके, आई एम वेरी श्योर कि घर पे आपके न्यूज़पेपर तो आता ही होगा और कोई इतना भी ज्यादा उसमें टाइम नहीं देना होता। फर्स्ट एंड लास्ट और बीच वाला कोई एक आध पेज अगर आप पढ़ोगे, इवन इफ you know scan the newspaper by reading the headlines only, even in that also you can grasp so much of information about the current situation in the country and in the whole world. So this is a part of very crucial and a vital important information for us to know कि current situation में हमारे देश की जो सरकार है, हम जिस देश में रह रहे हैं उसकी सरकार को पहचानना भी जरूरी होता है। उसको पहचानने का ये पहला स्टेप यही है कि मंत्री कौन कौन से हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन प्राइम मिनिस्टर, उनके हाथ नीचे काम करने वाले जो मंत्री हैं वो कौन कौन से हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट वी शुड हैव एट दिस लेवल, वी शुड हैव इट। ओके, एनी मिनिस्टर आइदर टू बी टेकन लेफ्ट और कंटिन्यूड इन द कैबिनेट इज डिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब बीच बीच में ऐसा भी होता है कि कुछ चेंजेस आते रहते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री में, किसी मंत्री को निकाल के दूसरा मिनिस्टर बनाया जाए, ठीक है, और या तो फिर मंत्रिमंडल का एक्सपांशन करना है या तो कुछ दूसरे चेंजेस करने हैं, इंटरनल ट्रांसफर करना है डिपार्टमेंट्स का कैबिनेट मिनिस्ट्री में, तो वो काम भी प्राइम मिनिस्टर के जरिए होता है, वही डिसीजन लेते हैं। He presides over the meetings of the cabinet and also look after the functionings of the various department of the cabinet. ओके, कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल की जो मीटिंग होती है
उसके मेन चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि उनकी हाईएस्ट पोजीशन होती है गवर्नमेंट में। ही टेक्स पिवोटल डिसीजंस, पिवोटल यानी कि मेन, ओके। तो मेन डिसीजन जो है गवर्नमेंट्स के रिलेटेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन विच इज नाउ नोन एज पॉलिसी कमीशन। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन के हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब ये प्लानिंग कमीशन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 से लेकर, तब से लेकर आज तक हमारा जो गवर्नमेंट का फंक्शनिंग है वो प्लानिंग कमीशन के जरिए होता है। यानी कि 5-5 साल का टारगेट तय किया जाता है कि आने वाले 5 सालों में हम क्या करेंगे, किस एरिया में हमें डेवलपमेंट ज्यादा करने की जरूरत है, कहां पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा प्लानिंग टारगेट बनाया जाता है सिर्फ 5 सालों के लिए। लॉन्ग टर्म का प्लानिंग इसमें नहीं होता है। प्लानिंग कमीशन ऑलवेज वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ 5-year प्लान ओनली। तो ये प्लानिंग कमीशन जो है, ये डिपार्टमेंट है, उसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ओके। देयर आर 3 लेवल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के नीचे 3 लेवल के मंत्री होते हैं, इसको भी अंडरलाइन करो आप। और वो 3 लेवल हैं द कैबिनेट मिनिस्टर्स, द स्टेट मिनिस्टर्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। बहुत इजी है, तीनों शब्दों को याद रखना, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये 3 लेवल के मंत्री उनके हाथ नीचे काम करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर शुड बी द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये दो में से कोई भी, पार्लियामेंट के 2 में से कोई भी हाउस का मेंबर हो सकते हैं तो चलता है। सपोज वो लोकसभा के मेंबर हैं या राज्यसभा के मेंबर हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। किसी भी 2 में से किसी भी एक हाउस का मेंबर उनको होना जरूरी होता है, ओके। द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। जिस मंत्री को जो डिपार्टमेंट सौंपा गया है उस डिपार्टमेंट के लिए उसको काम करना होता है। सो दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उनके वो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो मंत्री, ठीक है। और उस डिपार्टमेंट तक की उनके पास सत्ता होती है, लेकिन फिर भी उस डिपार्टमेंट में कैसा काम चल रहा है उसके ऊपर निगरानी रखने का काम तो आखिरकार प्राइम मिनिस्टर ही रखते हैं। अगर उनको लगता है कि वो डिपार्टमेंट के कोई ठीक से काम नहीं चल रहा है तो वो मंत्री को बदला भी जा सकता है, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द लोकसभा। जो मंत्रिमंडल होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्रियों की जो पूरी टीम होती है वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड जो कोई भी सवाल पूछे जाते हैं दूसरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, उनको जवाब देना पड़ता है उसके रिलेटेड, ठीक है। सो दैट वे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपार्टमेंट इन लोकसभा। लोकसभा में उसको जवाब होता है। आपने शायद अगर टीवी में देखा हो तो, नहीं देखा तो अभी देखिएगा कि क्वेश्चन आवर होता है। जब भी लोकसभा का सेशन चल रहा होता है तो एक क्वेश्चन आवर होता है, 1 घंटे का टाइम होता है जिसमें क्वेश्चन आवर यानी कि डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कोई भी समस्या होती है या व्हाटएवर क्वेरी होता है उसके रिलेटेड विपक्ष के सदस्यों द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट के मंत्रियों को सवाल पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली किसी भी सवाल को टाला नहीं जा सकता है क्योंकि ये कार्यवाही जो है पूरा देश देख रहा है। तो नो मिनिस्टर कैन से कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है, उनको जवाब देना पड़ता है। सो दैट वे वी कैन से दैट दे आर अकाउंटेबल टू द लोकसभा फॉर देयर डिपार्टमेंट्स इंडिविजुअली, ओके। If the Lok Sabha rejects the policy of government on a particular issue, it is not only responsible ministers for that subject, but the whole council of ministers must accept responsibility and resign. Okay? अगर लोक सभा जो है वो किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिजेक्ट करती है, मान लो कि गवर्नमेंट कोई बिल लेकर आती है एक्ट बनाने के लिए या पॉलिसी लेकर आती है और ऑब्वियसली उसके ऊपर चर्चा होने के बाद उसके ऊपर वोटिंग किया जाता है, ठीक है, लेकिन वोटिंग में पता चलता है कि ये पॉलिसी तो रिजेक्ट हो गया है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाता है कि गवर्नमेंट ने अपना मेजोरिटी गंवा दी है।
तो ऐसी हालत में उनको रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ इस तरह से हमारी काम करती है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर का भी टॉपिक हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। तो अभी सो फार हम जो बात कर रहे थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल की बात कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने आज बात किया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर में, अभी इस लेक्चर में नहीं। स्टेट एग्जीक्यूटिव जो हमारा टॉपिक है उसमें गवर्नर जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर, उनका मंत्रिमंडल वगैरह, उसके बारे में हम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दैट्स इट फॉर नाउ। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।